ठीक है। पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 2 पॉइंट्स को लेकर के। नंबर फर्स्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड नंबर सेकंड प्राइवेट जॉब। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के कुछ ही कारण हो सकते हैं। किसी भी एस्पिरेंट के लिए डिस्ट्रैक्शन के कुछ ही कारण, कुछ ही रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि जब भी हम प्रिपरेशन के बीच में पहुंच जाते हैं, बीच में भी नहीं कहूँगा मैं, जब हम प्रिपरेशन के स्टार्टिंग पॉइंट को थोड़ा सा आगे जाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाते हैं। जैसे सपोज दैट कि हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की लगभग 3 महीने पहले या 5 महीने पहले या 6 महीने पहले। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में बेस्ट अचीवमेंट के लिए प्रॉपर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी मस्ट कंपलसरी है। जीवन और मैगी दोनों में फ़र्क आपको समझना होगा। लाइफ मैगी नहीं होती कि जो 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। सक्सेस मैगी नहीं होती कि 2 मिनट में मिल जाएगी आपको। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता किसी भी प्रकार का। अगर कोई इंसान ये सोचता हो कि मैं किसी शॉर्टकट के थ्रू सक्सेस जल्दी अगर मुझे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत रेयर केस में ऐसा देखा गया है कि किसी भी पर्टिकुलर इंसान को कोई हार्डली मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उनको सक्सेस ऐसे ही मिल गई, बहुत रेयर केस में। अब ज़रूरी तो नहीं कि आप उस रेयर केस में इंक्लूडेड हो, नहीं ना। तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इस टाइप का अपना आप माइंडसेट क्रिएट करके चलोगे तो अगर आपको कोई शॉर्टकट मिलता भी है तो वो आपके लिए एक एडवांटेज के रूप में आप उसको लीजिएगा, एक बोनस के रूप में आप उसको लीजिएगा। लेकिन एक्चुअल जो प्रिपरेशन है, सक्सेस है, वो मेहनत से ही मिलती है। चाहे आप किसी क्रिकेटर को देख लीजिए, चाहे आप किसी फिल्म स्टार को देख लीजिए, किसी को भी आप देख लो, चाहे किसी आईएएस ऑफिसर की आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि लोगों की हिस्ट्री, जो भी सक्सेसफुल पर्सन्स हैं, सोशल मीडिया पर क्या है क्या नहीं है उस पर ध्यान न दे करके आप उनकी रियल हिस्ट्री जानने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में उनका जो प्रिपरेशन टाइम पीरियड था वो कैसा रहा, उनका बैकग्राउंड क्या था, एंड उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किए। कभी कभी ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर कुछ और बोला जाता है और एक्चुअल में कुछ और होता है, और सोशल मीडिया पर बोलने का रीजंस भी हम लोग ही हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी सेलेक्टेड कैंडिडेट को ऑफ़र करता है बहुत कुछ, उसके बाद में वो भी सोच लेते हैं कि क्या है, बस 4 लाइनें ही तो बोलनी है, तो वो इतना ज़्यादा माइंड नहीं करते चीज़ों को, क्योंकि कुछ लाइन जो होती हैं वो डिप्लोमेटिक होती हैं, जो चल जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में जो बोला गया है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है उनके करियर पर। तो आई थिंक कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना बहुत ज़रूरी है, बट फिर भी इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस जर्नी में शॉर्टकट ना ढूंढें। आपको प्रॉपर फोकस्ड रह करके प्रॉपर मेहनत करनी होगी, उसके बाद ही सफलता के कोई चांसेस बनेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा था आपसे। 3 महीने में 4 महीने बाद, और अब तक जो मैंने समझाया वो डिस्ट्रैक्शंस को लेकर के इसलिए समझाया था कि 3 महीने में 4 महीने में स्टूडेंट्स को ऐसा लगने लगता है कि नहीं, थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए थोड़ा सा और प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, एंड इसके लिए थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की नीड है। साथ में थोड़ा मुझे जॉब वगैरह के लिए प्लान करना चाहिए ताकि जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं वो मैं परचेज़ कर सकूं, बुक्स, स्टडी मटेरियल्स वगैरह है वो मैं परचेज़ कर सकूं। बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है स्टूडेंट्स के में, और यहाँ पर अगर एक प्रॉपर राइट डायरेक्शन में गाइड करने वाला कैंडिडेट आपके पास नहीं है तो उलझनें बढ़ती चली जाती हैं, कम नहीं होती।
हालांकि एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि दुनिया का, संसार का, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का सबसे बेस्ट मेंटोर, सबसे बेस्ट गाइडर इंसान खुद ही होता है। और ये लॉर्ड कृष्णा ने भी कहा है कि सेल्फ एनालिसिस इज़ द बेस्ट एनालिसिस इन ऑल ओवर यूनिवर्स। सेल्फ ऑडिट इज़ द बेस्ट ऑडिट इन ऑल ओवर यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में अगर आप खुद को एनालिसिस करना जानते हो तो आप सबसे बेस्ट डायरेक्शन में मूव करोगे, ये मेरी गारंटी है। गॉट इट? अगर कोई पूछे कि खुद को एनालिसिस करने के बारे में आपको किसने सजेस्ट किया था, तो बोल देना कि भैया जी ने सजेस्ट किया था। ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ें, डिसिप्लिन हमें हमेशा बना करके रखना है। एक दिन में चीज़ें नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको प्राइवेट जॉब के बारे में इसलिए इतना एक्सप्लेन किया था पार्ट 1 में, ताकि आप ये समझ पाओ कि अगर आप उस जॉब के बारे में सोचते हो, सोचने के बाद में स्टेप लेते हो, स्टेप लेने के बाद में आप अपना टाइम वहाँ पर ख़राब करने के बाद में फिर से अपनी प्रिपरेशन पर आते हो, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि कुछ चीज़ें दूसरे इंसानों के अनुभव से सीख लेनी चाहिए। हर चीज़ के लिए खुद ही ट्राई करोगे तो उम्र कम पड़ जाएगी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो ये बताने का रीज़न सिर्फ इतना ही था ताकि आपका टाइम बचे, आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो, सीधा कंप्लीटली आपका फोकस आपकी प्रिपरेशन पर ही रहे। इसमें मैं 2 पॉइंट क्लियर कर चुका था आपको। फर्स्ट नंबर पर था आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेकंड नंबर पर था प्राइवेट जॉब, थर्ड नंबर पर अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट जॉब। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको क्या क्या चीज़ें समझाने वाला हूँ वो पहले एक बार सुन लीजिए। सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको समझाने वाला हूँ कि जब भी कोई स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचता है या प्लान करता है कि मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या ऑफिसर होना चाहिए, पहले तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क समझना। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक गवर्नमेंट ऑफिसर, दोनों ही सोच का ही फ़र्क है। हर एक इंसान को पूरे संसार में ऑन डेली बेसिस 24 घंटे ही मिलते हैं। आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास भी 24 घंटे हैं, आपके आईएएस ऑफिसर के पास भी 24 घंटे हैं, विधायक जी के पास भी 24 घंटे हैं। कुल मिलाकर के हर एक कैंडिडेट, एक मजदूर के पास भी 24/7 ही होता है, 24 घंटे ही होते हैं सबके पास। अब ऐसा क्यों कि कोई इंसान उस 24 घंटे का यूज करके प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर बैठा है, कोई इंसान चीफ मिनिस्टर की चेयर पर बैठा है, कोई इंसान उसी 24 घंटे का इस्तेमाल करके एक आईएएस ऑफिसर की चेयर पर बैठा है, कोई इंसान उसी 24 घंटे का इस्तेमाल करके आप ही के नज़दीकी थाने में थानेदार बन करके बैठा है, और कोई इंसान ऐसा है कि जो उसी 24 घंटे का इस्तेमाल करके मजदूर बना बैठा है, कोई इंसान ऐसा है उसी 24 घंटे का इस्तेमाल करके प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई इंसान ऐसा है कि उसी 24 घंटे का इस्तेमाल करके आपका कुछ भी नहीं कर रहा है, बस अपना घर के डेली वर्क किए जा रहे, और कुछ नहीं। इतना फर्क आया कहाँ से? टाइम तो सबके पास इक्वल था, और शायद ही ऐसे कोई पेरेंट्स होंगे जो किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए इनक्रेज ना करते हों, पढ़ाई के लिए मोटिवेट ना करते हों। ऐसा कोई शायद ही पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे को पढ़ाना ना चाहते हों आज की डेट में। और पहले भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज, पहले भी बचपन से ही एक चीज़ हम देखते आ रहे हैं कि पेरेंट्स हमेशा हमेशा से ही बच्चों की शिक्षा के लिए जागरूक रहे हैं, और बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा उन्होंने पहल की है, कदम उठाया है। तो इतना फर्क आया कैसे? फर्क सिर्फ थॉट का होता है, संगति का होता है। किन किन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है वो आप समझिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, थॉट या मेंटलिटी। अगर आप एक ऐसी उम्र में हो जहाँ पर आपको सोचने समझने की कैपेसिटी है आपकी, आप अपने करियर के लिए डिसीजन लेने में कैपेबल हो, तो दैट मीन्स कि जो डिफरेंस आया वो कहाँ से आया? थॉट प्रोसेस से। गॉट इट? अगर आप बचपन हैं, बच्चे हो, तो उस टाइम पर संगति आपकी बहुत मैटर करती है बचपन में।
राइट। जिस एटमॉस्फेयर में आप रहते हो उस एटमॉस्फेयर का भी बहुत इफ़ेक्ट होता है सभी बच्चों के जीवन पर। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आईएएस ऑफिसर बनने के बाद में आप अपने बच्चों को एक बेहतर परवरिश दे पाएँ, उनको एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रखने की कोशिश कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि हो ही, क्योंकि आप खुद आईएएस ऑफिसर होंगे तो बच्चा जो देखता है, जो सुनता है, अक्सर उसके लिए वो चीज़ें थोड़ा इजी हो जाती हैं। तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बट मेन जो फर्क पड़ता है वो है थॉट का, सोच का। आप जैसा सोचते हो वैसे ही आप बनते चले जाते हो और एक दिन वही बन जाते हो जो आप बनना चाहते हो। ठीक है, चलिए, ये मैंने बस जनरली आपको बता दिया। एक्चुअल में जो आज डिस्कस करना था वो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को लेकर के। ठीक है, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में मल्टीपल स्टूडेंट्स आते हैं। जैसे ही उनका 12th कंप्लीट होता है उसके जस्ट बाद ही वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी एक और लाइन मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि कुछ लोग आईएएस ऑफिसर की चेयर पर बैठे हैं, कुछ लोग पियोन बने हुए हैं, कुछ मजदूर हैं, कुछ दरोगा जी हैं, कुछ आपके कांस्टेबल हैं, मल्टीपल टाइप के हैं। टाइम सबके पास में सेम, अपॉर्चुनिटी सबके पास में सेम, फिर भी ये डिफरेंस क्यों? समझिए, अगर कोई स्टूडेंट 12th क्लास में है, गॉट इट, 12th क्लास में अगर कोई बच्चा है तो उसके पास में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सीधा क्या करेगा कि सरकारी रिजल्ट नाम की एक वेबसाइट होती है, उस पर जा कर के सबसे पहले बच्चा चेक करता है कि कौन कौन सी जॉब ओपनिंग अभी चल रही है रिसेंटली, करंटली। और मोस्टली 12th पास आउट होने के बाद में बच्चे कांस्टेबल की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। आपके एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इनका ज़्यादा थोड़ा क्रेज़ रहता है। एंड कुछ स्टूडेंट्स एनडीए एंड सीडीएस के लिए अप्लाई करते हैं। और खैर, इनमें कुछ ऐसी वैकेंसी भी हैं जो ग्रेजुएशन से ही आप अप्लाई कर सकते हो, 12th से कर ही नहीं सकते। लेकिन मोस्टली बच्चे इन सभी चीज़ों में घूमते रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स रेलवे को टारगेट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एसएससी जीडी वगैरह के बारे में ट्राई करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक छोटी सी ये आती है कि स्टूडेंट्स को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि सक्सेस का रूट है क्या। जैसे अगर कोई बच्चा रेलवे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो एक्चुअल में क्या वो केवल रेलवे की प्रिपरेशन हो रही है, या रेलवे के साथ साथ और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो रही है? अगर कोई स्टूडेंट सपोज दैट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, तो क्या केवल एसएससी जीडी की तैयारी हो रही है या उसके साथ साथ और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो रही है? क्योंकि ओवरऑल अगर आप एग्ज़ाम्स का सिलेबस देखोगे ओवरऑल, तो आपको बेसिकली सारे ही एग्ज़ाम्स में कुछ कॉमन सिलेबस मिलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जीएस हो गया, मोस्टली सभी एग्ज़ाम्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। करंट अफेयर हो गया, मोस्टली सभी एग्ज़ाम्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। आपका मैथमेटिक्स हो गया, मोस्टली सभी एग्ज़ाम्स में आपको देखने के लिए मिलता है। रीजनिंग हो गया, रीजनिंग भी आपको मोस्टली सभी एग्ज़ाम्स में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आपका जनरल साइंस, कुछ एग्ज़ाम्स में जनरल साइंस होता है और कुछ एग्ज़ाम्स में नहीं होता। इसके अलावा आपका हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल ही जाती है। सभी एग्ज़ाम्स में नहीं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आपको हिंदी इंग्लिश में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज देखने के लिए मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के अगर हम ओवरऑल एक कॉमन सिलेबस यहाँ पर चेक करें और देखें तो कॉमन सिलेबस हमें मिलेगा जीएस, जीएस के साथ आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कॉमन सिलेबस अभी मैं बता रहा हूँ जो मोस्टली सारे एग्जाम्स में आपको मिलना ही मिलना है। जीएस, जीएस कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता, जीएस मल्टीपल सब्जेक्ट से मिलकर के बनता है। इसके बारे में भी अभी डिस्कस करूँगा आपसे। मैथमेटिक्स में आपके दो पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। रीजनिंग में भी पार्ट होते हैं और हिंदी इंग्लिश आपका सेपरेटली लैंग्वेज होता है। गॉट इट। इसके अलावा आपका जनरल साइंस, जनरल साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से भी सब्जेक्ट्स पूछे जा सकते हैं। एंड इसके अलावा आपका करंट अफेयर,
करंट अफेयर बहुत ही अहम पार्ट है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि ये वो कांटा है कि हाथ में भी लगा है, पैर में भी लगा है, आपके बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स में ये कांटा लगा हुआ है। सपोज़ दैट कि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना होगा, तो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए आपको जीएस तैयार करना होगा। जीएस कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता, मल्टीपल सब्जेक्ट्स लाइक दैट आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफ़ी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये चारों सब्जेक्ट मिल कर के आपका जीएस बनाते हैं। कुछ और भी सब्जेक्ट्स होते हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अभी मैं छोटे-मोटे एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेजरली 4 ही सब्जेक्ट्स आपके काउंट किए जाते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। गॉट इट? अब जो आपका करंट अफेयर है, वो आपका हिस्ट्री में भी इंक्लूड हो जाता है, यानी हिस्ट्री में भी ये कांटा चुभा हुआ है। पॉलिटी में तो बहुत अच्छे लेवल पर चुभा हुआ है, बहुत अंदर तक डीपली अंदर तक घुसा हुआ है ये। इसके साथ में आपका ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी में भी भर भर के करंट अफेयर आपका रहता है। इकोनॉमी कंप्लीटली बेस्ड ही करंट अफेयर पर है। कुल मिलाकर के हर एक सब्जेक्ट में आपको ये कांटा देखने के लिए मिलेगा करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर को इग्नोर किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे की तैयारी के लिए बच्चे एक जनरल बुक मार्केट से उठा कर के ले आए, जिसमें बुक के कवर फोटो पर लिखा हुआ था, कवर पेज पर लिखा हुआ था स्पेशल फॉर रेलवे, और उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेनेशन दे दिया होता है, और स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उनकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिपरेशन अच्छी क्यों नहीं हो रही है? हालाँकि हो सकता है कि रेलवे के लिए जो बुक्स आप लेकर के आए हो, संभवतः रेलवे के लिए शायद उससे अच्छी तैयारी आपकी हो जाए। लेकिन आप रेलवे के अलावा और किसी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, अगर आपने इस तरह से पढ़ाई की तो। एक ये होता है कि हमने एक बार पढ़ा और फिर चाहे किसी भी एग्ज़ाम में हम बैठें, सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, फिज़िकल हो, ना हो, मेडिकल हो, ना हो। हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में अगर हमें कुछ प्रॉब्लम इश्यूज़ आते हैं तो आता रहे, लेकिन एग्ज़ाम हमारा नहीं रुकेगा, एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो जाएगा। गॉट इट? तो कुल मिलाकर के एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी होगी, हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि आपको जीएस तैयार करना है, तो जीएस के लिए एक कंबाइंड बुक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखो तैयारी एक बार करनी है। अब बार-बार हर साल हर एग्ज़ाम के लिए अगेन उन्हीं सब्जेक्ट्स को, अगेन उन्हीं चैप्टर्स को, अगेन उन्हीं चीज़ों को तो नहीं पढ़ते रहोगे ना। इस तरह से पढ़ोगे तो सपोज़ दैट कि आपका एसएससी में सिलेक्शन हो भी गया, लेकिन करप्शन बहुत ज़बरदस्त होता है। एसएससी हो, रेलवे हो, सारे ये जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर स्टेट पीसीएस लेवल तक बहुत अच्छे लेवल पर करप्शन करप्शन होता है। तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के बावजूद भी अगर आप करप्शन का शिकार हो जाते हो, या फिर मेडिकल में आप बाहर हो जाते हो, फिज़िकल में आप बाहर हो जाते हो, इसका तो सीधा-साधा मतलब ये है ना कि आपकी पूरी पढ़ाई वेस्ट हो गई। अगर वो किसी और एग्ज़ाम में काम नहीं आ रही है तो। तो आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ हमारा उस एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा सभी एग्ज़ाम्स के लिए वो यूज़फुल होना चाहिए। गॉट इट? तब जा कर के आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक बेस्ट प्रिपरेशन के रूप में कन्वर्ट होती है। अदरवाइज़ सपोज़ दैट आप किसी एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर से आप ज़ीरो पर आ गिरे, फिर दूसरे एग्ज़ाम के लिए ज़ीरो से तैयारी कर रहे हो, तीसरे एग्ज़ाम के लिए ज़ीरो से तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स में फॉर्म निकलने से लेकर के और एग्ज़ाम होने तक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। केवल और केवल कितना टाइम मिलता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल मैक्सिमम। कुछ एग्ज़ाम्स में 1 ईयर, अदरवाइज़ रेलवे वगैरह की बात कर रहा हूँ, 1 साल तक मिल जाता है। अदरवाइज़ सभी एग्ज़ाम्स विदिन 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स हो जाते हैं, राइट? कुल मिलाकर के समझने वाली बात ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ने में इतना टाइम अपना दे रहे हैं, समय ही तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इतना समय अगर हम दे रहे हैं तो उस समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए। हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए प्रॉपर रूप से काम आना चाहिए। तब जा कर के आपकी जो तैयारी है एक अच्छे रूप में तैयारी आपकी निकल कर के सामने आएगी। ठीक है।
यहाँ तक समझ में आया? देखो, क्वेश्चंस आप लोगों के मन में हो सकते हैं बहुत सारे। उसके लिए ऑलरेडी व्हाट्सअप नंबर आपको इस वीडियो के थंबनेल पर भी मिल जाएगा, एंड डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, एंड चैनल डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप व्हाट्सअप पर मुझे क्वेश्चन भेजिए, वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं तो अगर पॉसिबल होगा। एक्चुअली क्या है कि कमेंट पर प्रॉपर रूप से रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप व्हाट्सअप के थ्रू कनेक्ट करते हो तो वहाँ पर मेरे पास में ऑप्शन रहेगा कि मैं आपको ऑडियो कॉल कर सकूँ। एटलीस्ट आपसे ऑन कॉल अगर डिस्कशन होता है तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में रिप्लाई मिल पाएगा, आंसर मिल पाएगा। और हो सकता है कि आप उस पर कुछ क्वेश्चन आंसरिंग आपकी और हमारी हो, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में भी आएँ। गॉट इट? तो कोशिश कीजिएगा अगर ऐसा कुछ हो तो। एंड कभी भी आपको किसी भी परिस्थिति में ये नहीं बोला जाएगा कि आप ये यूट्यूब चैनल पर जो आपको ये ऑडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, कुछ नहीं करना है। सीधा सिंपल आइए, अपना लेक्चर सुनिए, और लेक्चर सुनने के बाद में जाइए। कोई लाइक, सब्सक्राइबर, कमेंट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ। एक्चुअल में मैं आपको बता दूँ कि मैं केवल और केवल आपको हेल्प करना चाहता हूँ, दैट्स इट। गॉट इट? वन ऑन वन अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ तो हो सकता है कि एक बच्चे को ही मेरी बातें सुनाई देंगी, लेकिन यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मैंने इसलिए चूज़ किया ताकि एक अगर मैं कोई भी डिस्कशन या कोई भी कुछ भी चीज़ पब्लिश करता हूँ तो उसको मल्टीपल लोग सुन करके जिस चीज़ की जिनको रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो अपना वहाँ से निकाल लें अपने काम की चीज़ें। दैट्स इट। बाकी यूट्यूब पर आपको कभी कोई एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार का। जब आप मेरा ऑडियो सुन रहे होंगे तो आपको एड्स तक नहीं आ सकता, ऐसी प्राइवेसी लगाई हुई है। क्योंकि एड्स केवल तब आते हैं जब स्टूडेंट कोई भी वीडियो या ऑडियो सुन रहा हो बाय यूट्यूब वाया यूट्यूब। तो वो एडवर्टाइजमेंट तब आते हैं जब आपको अपना चैनल मोनेटाइज कराना होता है, आपको अपना चैनल से पैसे अर्निंग करने होते हैं, तब एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते हैं। लेकिन हमारा ऐसा कोई एम नहीं है किसी भी प्रकार का। तो आप रिलैक्स रहें, कोई लाइक सब्सक्राइब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आइए, लेक्चर सुनिए और जाइए। दैट्स इट। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि पर्पज़ क्या है। गॉट इट? ठीक है। और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा मत सोचिएगा कि किसी भी प्रकार का कोई चार्ज लिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और आगे भी रहेगा। हाँ, अगर ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट प्रॉपर पर्सनलाइज गाइडेंस वन ऑन वन चाहता है, जैसे कि मैं उनको ऑन डेली बेसिस पर 1 घंटे 2 घंटे या फिर उससे भी ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो वो ऑन डेली बेसिस पर दूँ, उनकी प्रिपरेशन में उनको हेल्प करूँ, उनका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो, या फिर उनका फ़िल्टर्ड कंटेंट हो, या फिर एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो हो, वो सारी चीज़ें उनको प्रॉपर तैयार करके दी जाएँ। तो उसके लिए हो सकता है कि कुछ अमाउंट उनसे चार्ज किया जाए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट पॉसिबल नहीं। गॉट इट? बट कंप्लीटली बाकी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। अगर आप बोलोगे कि सर थोड़ा सा वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा दीजिए, या फिर और आप किसी भी प्रकार का कोई नोट्स या कोई और कोई कंटेंट रिक्वायरमेंट रखते हो, तो वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन पीडीएफ फॉर्मेट में, हार्ड कॉपी में नहीं। क्योंकि हार्ड कॉपी अगर प्रोवाइड कराने जाएंगे तो फिर वो कॉस्टिंग पड़ती है उसमें, क्योंकि अब घर में तो किसी के में बुक्स बनती नहीं है, मार्केट से ही परचेज करनी होती हैं। अगर फिल्टर्ड कंटेंट भी तैयार करना है तो उसमें समय लगता है। तो वो सारी चीज़ें अलग हैं, उस पर हम अभी कुछ डिस्कस नहीं करना चाहते। अभी केवल आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे। गॉट इट? तो कुल मिलाकर के एग्ज़ाम प्रिपरेशन, पढ़ाई, सब्जेक्टिव स्टडी एक साथ एक बार में ही कंप्लीट होनी चाहिए। बार बार अगर आप उसको रिपीटेड रिपीटेड पढ़ते रहोगे, इस एग्ज़ाम के लिए अलग से पढ़ा, उस एग्ज़ाम के लिए अलग से पढ़ा, तो 5 से 6 साल आपके कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी तब तक आपकी उम्र
जब आप 12th क्लास में थे तो आपकी उम्र 18 साल थी या 20 साल थी मैक्सिमम। लेकिन जब आप 12th के बाद आप ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए और अभी तक आपको यूपीएससी या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की स्ट्रेटजी तक समझ में नहीं आई, बहुत लेट हो जाएगा। गॉट इट? तो चीज़ों को ठीक से तैयार करने के लिए आपको सब्जेक्टिव स्टडी पर सब्जेक्ट वाइज करनी पड़ेगी। जैसे कि सपोज दैट आपको जीएस तैयार करना है अपना, फॉर एग्जांपल आपको अगर अपना जीएस तैयार करना होगा तो जीएस में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि टोटल जीएस कितने सब्जेक्ट से मिल करके बना होता है। अब ये एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम भी वेरिएबल करता है, यानी हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग पैरामीटर होता है। एग्ज़ाम का सिलेबस देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें तैयार होती हैं। तो मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज दैट आपका जीएस आपको तैयार करना है, जो कि इस तरह से तैयार करना है आप किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें तो आपका ईजिली सिलेक्शन हो जाए। उसके लिए आपको जीएस में देखना पड़ेगा कि हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमी होता है, करंट अफेयर होता है, एनवायरनमेंट नहीं, ये सारी चीज़ें यूपीएससी से रिलेटेड हैं। अभी मैं आपको केवल 4-5 चीज़ों के बारे में बताता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर। ये चारों पांचों चीज़ मिल करके आपका जीएस तैयार करते हैं। गॉट इट? अब सपोज दैट कि आपको हिस्ट्री तैयार करना है, तो हिस्ट्री तैयार करने के लिए आपको पहले थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी कि एक्चुअल में हिस्ट्री है क्या। राइट? प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले की बातें हैं। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद में तो आपके सामने रास्ता बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हाँ अब हम चल सकते हैं। गॉट इट? तो हिस्ट्री को थोड़ा सा रिसर्च करके आपको पता लगाना पड़ेगा कि हिस्ट्री एक्चुअल में है क्या। हालांकि मैं ही बता दूंगा, बट आपको भी थोड़ा अपने एंड से मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में आपको पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हिस्ट्री को बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या हिस्ट्री में एक ही पार्ट है या मल्टीपल पार्ट्स हैं? तो आपको पता चलेगा मल्टीपल पार्ट्स हैं, लाइक एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री। गॉट इट? अब आपको अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इनको थोड़ा सा मैप करना होगा, देखना होगा, चेक करना पड़ेगा कि आपके एग्ज़ाम में एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, क्या आर्ट एंड कल्चर भी है, क्या वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, या इनमें से कुछ है, कोई पार्ट ऐसा है जिसको छोड़ा गया है। राइट? ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग वो देखनी पड़ेंगी, उसके बाद में ही ये आपका ठीक से हो पाएगा। और अगर आप अकेले नहीं कर पाते हो तो मुझे कनेक्ट करोगे तो मैं आपको प्रॉपर हेल्प करूँगा इसमें। गॉट इट? जैसे ही आप ये सारी चीज़ें देख लेते हो, देखने के बाद में आपको एक चीज़ पता चलती है कि करंट अफेयर जो कांटा है उसके बारे में थोड़ा ठीक से समझ लें। प्रॉपर इसके बारे में ठीक से इसलिए आपको समझना है कि अगर करंट अफेयर को आप ठीक से समझ ही नहीं पाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सब्जेक्टिव तैयार करने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में क्या देखा जा रहा है कि करंट अफेयर को सेपरेटली तो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, साथ के साथ में सब्जेक्टिव भी इंक्लूड किया जाता है। और आजकल सिविल सर्विस की बात करूं तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स को भी इंटरलिंक किया जा रहा है, मिसलेनियस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन पर अभी मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से अभी थोड़ा बेसिक चीज़ें चल रही हैं। अगर स्पेसिफिक आपका कोई, जैसे सपोज दैट आप ऑलरेडी पहले से ही प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हो या आपको 1-2 साल हो गए तैयारी करते हुए, तो आपको थोड़ा एडवांस लेवल के गाइडेंस की नीड है। उसके लिए आप पर्सनली कनेक्ट कर लीजिए, तब तक ये बेसिक सेशन चलते रहेंगे। गॉट इट? क्योंकि अभी एडवांस तक पहुंचने में थोड़ा सा समय है। तो करंट अफेयर के बारे में सबसे पहले जैसे ही करंट अफेयर का विचार हमारे दिमाग में आता है तो हमें पता चलता है कि करंट अफेयर को सेल्फ स्टडी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट से तो सेल्फ करंट अफेयर के लिए नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है सेल्फ स्टडी में। प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं कि हम अखबार कौन सा पढ़ें। क्या अखबार पढ़ना ज़रूरी है? न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है करंट अफेयर को प्रिपेयर करने के लिए? अगर न्यूज़पेपर हम नहीं पढ़ें तो क्या काम चल जाएगा? और अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो कौन सा न्यूज़पेपर हमें पढ़ना चाहिए, एंड किस न्यूज़पेपर से हमें क्यों पढ़ना चाहिए ये भी पता होना चाहिए, और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए। गॉट इट? तभी तो आप
एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ पाओगे। अदरवाइज़ जनरल न्यूज़पेपर तो सारे ही लोग पढ़ते हैं, पूरा भारत पढ़ता है, भारत क्या वर्ल्ड पढ़ता है पूरा न्यूज़पेपर। लेकिन आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड उसको किस तरह से, अब जैसे कि द हिंदू न्यूज़पेपर है, यूपीएससी के लिए बड़ा ही फेमस है। अब ऐसा नहीं है कि द हिंदू न्यूज़पेपर केवल इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, नहीं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है। क्योंकि अगर आप एक ऑफिसर रैंक की पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो एटलीस्ट आपकी जो इंग्लिश है वो इतनी अच्छी तो होनी चाहिए कि आप इंग्लिश को रीड कर पाओ। अगर आप रीड भी नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम है, उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो दोनों ही चीज़ें आपकी एक साथ ठीक होती हैं। आपकी रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती है और साथ के साथ में आप थोड़ा थोड़ा दो चार छः कुछ वर्ड्स को प्रॉपर रूप से ग्रैब करना भी स्टार्ट कर देते हो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल द हिंदू के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर जो होता है वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए स्पेशली जाना जाता है। गॉट इट। अब ये क्यों पढ़ना चाहिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि द हिंदू जो न्यूज़पेपर है सबसे ज़्यादा भरोसेमंद होता है ये न्यूज़पेपर, राइट। क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर है वो बैलेंस्ड नेशनल न्यूज़पेपर है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल कोई पब्लिकेशन ने उसको प्रिंट कर दिया, उसमें कुछ भी प्रिंट कर दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके जो एडिटोरियल्स हैं एंड जो एनालिसिस है वो बहुत ही हाई लेवल का होता है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे इस चीज़ के रिगार्डिंग। इसमें आपको न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, वैसे तो अगर हम ऑन गूगल मीट कनेक्ट करते तो आपको मैं बहुत अच्छे से समझा पाता कि जो एडिटोरियल्स पेज हैं जिनमें ओपिनियन प्लस लीड आर्टिकल्स होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। एंड इसके अलावा इंटरनेशनल और जो इकोनॉमिक न्यूज़ होती हैं उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। एनवायरनमेंट प्लस जो सोशल इशू से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। बहुत कुछ है बताने के लिए। तो इस तरह से आपको समझ में शायद नहीं आएगा। जो बच्चे ऑलरेडी पहले से ही द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे वो समझ गए होंगे, लेकिन जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है उनको समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है अभी वाया ऑडियो। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि व्हाट्सएप पर मुझे कनेक्ट करना होगा एंड मैं व्हाट्सएप पर आपको फिर गूगल मीट का लिंक शेयर करूंगा। एंड ऑन गूगल मीट जब आप मेरे साथ वीडियो उस पर सेशन पर रहोगे देन मैं स्क्रीन पर न्यूज़पेपर लगा करके तब आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ते कैसे हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर ही होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं। जैसे आपका इंडियन एक्सप्रेस हो गया, आपका बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया एंड आपका दैनिक जागरण हो गया। एंड दैनिक जागरण को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है यहाँ पर क्योंकि दैनिक जागरण मोस्टली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। और ये होता ही हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि इसमें क्या है कि करंट अफेयर रिलेटेड चीज़ें रहती रहती हैं, साथ में गवर्नमेंट स्कीम्स को भी समझने में आसानी होती है और कुछ नहीं है इसके अलावा। गॉट इट। जैसे कि आपका जब भी आप दैनिक जागरण न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें अलग अलग सेक्शंस पड़े हुए होते हैं। जैसे एक सेक्शन हो गया आपका एडिटोरियल सेक्शन, एक हो गया आपका विशेष सेक्शन, एक हो गया आपका क्या है राष्ट्रीय समाचार करके है कुछ, उसमें सेक्शन एक। जब आप न्यूज़पेपर हाथ में पकड़ोगे तब आपको समझ में आएगा। गॉट इट। एंड इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है स्पेशली सिविल सर्विस के लिए क्योंकि उसमें आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। इसमें आपका ओपिनियन पेज अलग होता है एंड एडिटोरियल्स इसमें भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो न्यूज़पेपर जब आप रीड करोगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और बाकी डिस्कशन हम न्यूज़पेपर के बारे में वाया गूगल मीट करते हैं। ओके, ठीक है। अब कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनको आपको डेली और वीकली बेसिस पर गो थ्रू करना चाहिए स्पेशली सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आपका पीआईबी हो गया। पीआईबी क्या है? आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये एक वेबसाइट होती है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऐसा नहीं कि ये कोई नॉर्मल वेबसाइट है किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह की, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गवर्नमेंट की है।
राइट। इसमें आपको क्या मिलेगा पढ़ने के लिए? इसमें आपको जितनी भी गवर्नमेंट प्रेस रिलीज होती हैं वो सब आपको पीआईबी में मिल जाएंगे देखने के लिए। एंड इसके अलावा आपको इसमें स्कीम्स, रिपोर्ट्स, पॉलिसीज़ के बारे में भी पढ़ना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए। पीआईबी के अलावा आपका सेकंड वेबसाइट होता है पीआरएस इंडिया। गॉट इट? आप लिखना चाहो लिख लीजिए अगर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। शायद आपने अब तक ना सुना हो इसके बारे में, क्योंकि इसमें क्या रहता है, आपका पार्लियामेंट हुआ, बिल्स हुए, इनका डिटेल्ड एनालिसिस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। पीआरएस इंडिया। गॉट इट? गूगल करोगे तो आपके सामने सबसे फर्स्ट नंबर पर इसकी वेबसाइट आ जाएगी। और ये आपका स्पेशली मेंस में बहुत हेल्पफुल होता है। कैसे? GS2 पेपर में प्लस आपका एसए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा आपको रामबाण साबित होगा अगर आप पीआरएस इंडिया को गो थ्रू करते हो तो। ऑन डेली बेसिस पर भी कर सकते हो, ऑन वीकली बेसिस पर भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट वेबसाइट जो होती है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में तो आपने पहले से ही सुना होगा, क्योंकि ये फेमस होती है ऑलरेडी रिपोर्ट्स के लिए, आपका पॉलिसीज़, डॉक्यूमेंट्स और काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें भी आपको देखने के लिए मिलती हैं, और ये भी सेम मेंस के लिए ही आपको हेल्प करती है। एंड इसके अलावा आपका पीआरसी के पीआरएस के बारे में तो मैंने आपको बताया, लेकिन एक चीज़ बताना भूल गया, एआरसी रिपोर्ट। पीआरएस के साथ साथ एआरसी रिपोर्ट्स के बारे में भी आपको पढ़ना होता है, क्योंकि जितना भी गवर्नमेंट आपका गवर्नेंस रिलेटेड कंटेंट होता है वो पूरा का पूरा आपको एआरसी रिपोर्ट में देखने के लिए मिल जाता है। एआरसी रिपोर्ट बहुत मस्ट कंपलसरी है सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए। जब आप एआरसी रिपोर्ट डाउनलोड करोगे तो वहाँ से जब आप उसको रीड करना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि जब आप एथिक्स का एग्ज़ाम देते हो या फिर एसए को आप लिखते हो तो बहुत परफेक्टली आपके काम में आता है ये। ठीक है। एक और वेबसाइट होती है आपकी IDSA.in। इसके बारे में शायद आपने सुना है या नहीं सुना, आई डोंट नो, लेकिन आप जब सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें आपके सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एनालिसिस कराए जाते हैं या होते हैं। तो जब आप इसको ओपन करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये आपका मोस्टली जो यूज होता है आपका जीएस पेपर 3 और इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक के लिए स्पेशली, क्योंकि इसमें केवल और केवल आपका एक बार वेबसाइट आप ओपन कीजिएगा, देन आप क्लियरली समझ जाओगे कि ये वेबसाइट क्यों इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि आपका बजट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, आरबीआई की होती है, एससीबीआई की होती है, जो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इकोनॉमी होता है। गॉट इट? जब आप मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट करोगे तो मैं आपको ये वेबसाइट्स की लिस्ट शेयर कर दूंगा, देन वहाँ जा कर के आप आराम से इसको देख सकते हो। और सिर्फ ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर या वेबसाइट से ही आपका सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, नहीं। इसके अलावा आपको मंथली मैगज़ीन का भी यूज़ करना पड़ेगा, जैसे योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने अपने मैगज़ीन्स पब्लिश करते हैं। तो उनमें से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी और पर ना जा कर के विजन आईएएस का ट्राई कीजिए एक बार। और ये सिर्फ मैं रिकमेंडेशन है मेरा, बाकी चॉइस आपकी है। आप चाहो तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, दृष्टि आईएएस है, वाजीराम है, आपका फोरम आईएएस है, इनसाइट्स आईएएस है, आपका बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। आपका टेक्स्ट बुक हुआ, चाहे आपका राधेदा विजन इंस्टीट्यूट हुआ, आप किसी के साथ में भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो वही आपको ये यूपीएससी रिलेवेंट कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करा देंगे, चाहे आपका मैगज़ीन से रिलेटेड हो, चाहे आपका कोई फ़िल्टर्ड कंटेंट की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप उनसे डिस्कस करोगे तो वो आपको चीज़ें ईज़िली अवेलेबल करा देते हैं। गॉट इट? अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम ये सब चीज़ें तैयार कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। गॉट इट? और
इसमें हमें कितना समय देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम करंट अफ़ेयर तैयार कर रहे हैं, तो करंट अफ़ेयर के लिए स्पेशली हमें कितना टाइम देना चाहिए। देखिए, अगर आप एक दिन में तैयार करने के बारे में प्लान करोगे तो आप 24 घंटे भी आपके कम हैं। लेकिन आपने एक कंसिस्टेंसी के साथ में एक टाइम फ्रेम सेट किया है कि मुझे डेली बेसिस पर 45 मिनट्स या 1 घंटा आपको देना है करंट अफ़ेयर के लिए, उससे ज़्यादा नहीं देना है, केवल उतना ही देना है। और उतने में ही मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है न्यूज़पेपर में 10 मिनट में वो देख लिया, वेबसाइट्स आपकी वो फटाफट गो थ्रू करके वो देख ली, कुछ अपडेट तो नहीं हुआ है किसी भी प्रकार का। एंड इसके अलावा जो मैगज़ीन है, मैगज़ीन का मैंने 1-2 चैप्टर वहाँ से चेक कर लिए। एंड इसके अलावा दैट्स इट, बस इतना ही होता है। जब आप डेली बेसिस पर करते हो तो बहुत आराम से हो जाता है। लेकिन अगर आप 1 साल में या 1 महीने में या पूरी ज़िंदगी में केवल एक बार ही ओपन करोगे तो फिर आपका पूरा दिन उसी में चला जाएगा। गॉट इट? तो इसलिए आप स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन बाद में फिर उतना टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी काम करके देख लीजिए। आप जब स्टार्टिंग में किसी काम को करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, लेकिन उसी काम को आप निरंतर करते रहते हो, लगातार करते रहते हो, कंसिस्टेंसी के साथ में करते रहते हो, तो कुछ चीज़ें आपको समय-समय पर ऐसी पता चलती चली जाती हैं कि वो होती हैं लेकिन आपको पता नहीं होता उनके बारे में, या फिर आपको दिखती नहीं है, आपको समझ में नहीं आती, लेकिन वो जैसे-जैसे टाइम बीतता है ना, चीज़ें ऑटोमेटिकली आप तक पहुँच जाती हैं। क्लियर है? आई थिंक करंट अफेयर को लेकर के थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा। एक्चुअली ये अभी फर्स्ट इंट्रो है मेरे साथ में। जैसे-जैसे थोड़ा-सा लेंदी होगा तो आप बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी आपको। ठीक है? तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में अभी बहुत कुछ बताना बाकी है कि एक्चुअल में गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंपटीशन क्या है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपका किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करने के मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे आपका एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा कि हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी। ये कुछ फेमस लोग इसके बारे में बहुत ज़िक्र करते हैं, बट एक्चुअल में मैं बताऊं कि हमें एक और चीज़ से थोड़ा सतर्क और सावधान रहना चाहिए कि फ्रॉड जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनसे थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड किस इंस्टीट्यूट का क्या सिनेरियो है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ प्रॉपर रूप से, कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है। मैं बेस्ट का मतलब नाम और फ्रेम से मैं बात नहीं करता कभी भी। किसी इंस्टीट्यूट का बहुत फेमस नाम है तो मेरे लिए वो ज़ीरो है। मेरे लिए नंबर 1 इंस्टीट्यूट वही है जो मार्केटिंग से ज़्यादा स्टूडेंट को ऑन टाइम चीज़ें प्रोवाइड करा सके, वो बेस्ट है। गॉट इट? अगर सपोज दैट किसी ने मेंटरशिप कमिट किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो स्टूडेंट को ऑन डेली बेसिस पर मेंटोर का एक्सेस होना चाहिए। एनी टाइम स्टूडेंट्स मेंटोर को कभी भी कनेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेंटोर आए 1 घंटे का सेशन लिया, म्यूट हैं सारे स्टूडेंट्स, कुछ पूछ ही नहीं पा रहे हैं, डिबेट नहीं कर पा रहे हैं, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, मेंटोर आए अपने 1 घंटे का लेक्चर दिया और चलते बने। ये कोई मेंटरशिप नहीं है। मेंटरशिप टू वे कन्वर्सेशन से होती है। गॉट इट? जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, मे भी हो सकता है बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आए हों, तो आपके पास में एक ऑप्शन है कि आपको थंबनेल पर ही व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा आपको, चैनल के उसमें भी दिख जाएगा जाओगे तो वहाँ से आप व्हाट्सअप नंबर के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी पॉइंट को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। गॉट इट? क्योंकि यूपीएससी में डिस्कशन करने के लिए इतना कुछ होता है, इतना कुछ होता है, और समझने के लिए इतना कुछ होता है कि किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉपर रूप से अगर ठीक से यूपीएससी का सिलेबस भी पता चल जाए ना तो ये बहुत 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 ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अब तक आप लोगों ने किस तरह से समझा है मुझे नहीं पता है, लेकिन एक्चुअल में यूपीएससी क्या है पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ। कहानी स्टार्ट हो जाती है एनसीईआरटी से, सिविल सर्विस की। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है करंट अफेयर को समझना और ऑन डेली बेसिस पर उसको लेकर के चलना। इसके अब बाद में फिर कहानी स्टार्ट होती है आपके सब्जेक्ट्स की।
जैसे कि प्रीलिम्स में कुछ सब्जेक्ट हैं, मेंस में कुछ सब्जेक्ट हैं, दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो पहले मैं आपको प्रीलिम्स का बताऊं या फिर मेंस का बताऊं, ये बताओ। चलिए प्रीलिम्स का पहले बताते हैं, देन हम मेंस का बताते हैं। तो प्रीलिम्स का स्टार्ट हो जाता है जनरल करंट अफेयर से। तो एक्चुअल में क्या है, करंट अफेयर का जो पार्ट होता है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है। उसमें आपका जनरल करंट अफेयर तो होता ही है, इवेंट्स वगैरह नेशनल और इंटरनेशनल। इसके साथ में इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ा अलग से जाता है, लेकिन है करंट अफेयर का ही पार्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर का ही पार्ट है, लेकिन पढ़ा अलग से जाता है। गॉट इट। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेम ही है, एक ही है, लेकिन मैं ये नहीं मानता। जनरल साइंस का मतलब हो गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये हो गए जनरल साइंस के पार्ट। साइंस एंड टेक आपका कंप्लीटली करंट अफेयर पर ही बेस्ड होता है। तो साइंस एंड टेक को अलग से ही पढ़ना पड़ेगा आपको सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट नंबर पर आपका हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। वर्ल्ड हिस्ट्री इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जो होता है वो मेंस का पार्ट होता है। अब ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में वैसे तो एक दूसरे के अंदर सारे होते ही हैं, लेकिन सेपरेटली आपको जो पढ़ना पड़ता है, जिसके लिए आपको बुक परचेज करनी पड़ती है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपका मैपिंग ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में ही आपका एग्रीकल्चर भी ऐड होता है सिविल सर्विस के लिए स्पेशली। बाकी अदर्स के लिए होता है या नहीं होता, आई डोंट नो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉलिटी और गवर्नेंस। अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ने होते हैं, पब्लिक पॉलिसीज़ आपको पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपका इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, इसमें आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग होता है, सोशल डेवलपमेंट अलग होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होता है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। प्लस में एग्रीकल्चर यहाँ पर भी आपका ऐड होता है। गॉट इट। इसके बाद में आपका एनवायरमेंटल इकोलॉजी, आपका बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इसका अपना अलग ही सिलेबस है, और इसमें ये सारे ही आपको पढ़ने होते हैं। एंड इसके अलावा जो अभी मैंने आपको बताया था जनरल साइंस, वो सिलेबस में ही मेंशन है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता किसी भी परिस्थिति में। बहुत सारे लोग पता नहीं किस लेवल से तैयारी करते हैं, आई डोंट नो, बट चीज़ों को जब तक आप प्रॉपर वे में लेकर के नहीं चलोगे, सिलेक्शन में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये तो मैंने केवल प्रीलिम्स का बताया था, इसके पहले ही आपको एनसीईआरटी पढ़ना होता है। एंड इसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री, मैं मेंस का आपको सिलेबस बता रहा हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री हमने डिस्कस किया था, उसमें आपका प्रीलिम्स का पार्ट था, उसमें आपका प्रीलिम्स का पार्ट था, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री हमने डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई रोल होता नहीं है, इसलिए ये मेंस के लिए काउंट किया जाता है। देन अभी हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस का पार्ट है, और अभी हम प्रीलिम्स का कर चुके हैं तो मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूपीएससी कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं होता है। इसको अगर आप एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में, फिल्टर्ड कंटेंट के साथ, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट गाइडेंस के साथ में आप नहीं करते हो, तो डिस्ट्रैक्ट होने के थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं। गॉट इट। और अभी जो प्रीलिम्स में हमने जीएस के जितने भी सब्जेक्ट डिस्कस किए हैं, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका गवर्नेंस हो गया, आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये सारे के सारे मेंस में भी इंक्लूडेड आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये आपको मेंस में भी देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा मेंस में कुछ और सब्जेक्ट्स भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंस और प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट हैं वो कॉमन है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, सोशल जस्टिस आपका होता है। सोशल जस्टिस के अलावा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पढ़ना होता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, एथिक्स का पेपर अलग से पढ़ना होता है। आपको सीसेट का भी पार्ट तैयार करना है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशंस, लॉजिकल रीजनिंग, आपका डिसीजन मेकिंग, बेसिक न्यूमेरेसी, मोरल फिलॉसफी, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको तैयार करने के लिए। डेटा इंटरप्रिटेशंस हुआ, कम्युनिकेशन स्किल्स हुए। इसके अलावा ऑप्शनल आपको अलग से तैयार करना होता है, और ऑप्शनल यूपीएससी की बैकबोन कहा जाता है।
एसए भी आपको तैयार करना है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज भी आपको तैयार करनी है सिविल सर्विस के लिए, पीवाईक्यू आपको प्रिपेयर करने होते हैं, टेस्ट सीरीज आपको लगानी होती है, आंसर राइटिंग आपको करनी होती है, रिवीजन आपको करना होता है, एक्यूरेसी मेंटेनिंग आपको करनी होती है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स इंटरलिंक किस तरह से होते हैं वो भी आपको समझना होता है, केस स्टडी आपको करना होता है। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स को तैयार करने से आपका सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसा आपको लगता है कि हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं, ये याद रखना। ये सिविल सर्विस को पहले प्रॉपर ठीक से समझना होता है। क्या करना होता है? पहले प्रॉपर ठीक से समझना होता है, उसके बाद में आप इस प्रिपरेशन में उतर सकते हो। अदरवाइज़ इस प्रिपरेशन में उतरने के बाद भी आपको रिजेक्शन ही फेस करना होगा। आया समझ में? ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, बहुत आराम से आप इजीली कर सकते हो, और वो भी आपको मैं ही बताऊंगा कि किस तरह से आप कर सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग या बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। गॉट इट? बहुत आराम से आप कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम देखने के लिए उसमें नहीं आएगी। अगर ऐसा होता कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम इम्पॉसिबल होता तो एवरी ईयर 1000 स्टूडेंट्स, अराउंड सैकड़ों स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता। अब ऐसा तो है नहीं कि वो उनके पास कोई मंत्र हो जिसको पढ़ने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ हो। सब आपकी तरह ही हैं, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो वैसे ही बाकी लोग कर रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है आप में या उनमें, कुछ भी नहीं, सेम ही है, इक्वल। बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल उनका किसी न किसी की हेल्प से ठीक हो गया है, और आपको अभी करना है, और उसके लिए मैं बैठा हूँ, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, अभी के लिए काफ़ी लेंदी हो गया है, एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगले पार्ट में। गॉट इट? बाकी अगर कोई स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन हो या किसी भी चीज़ को लेकर के आप डिस्कस करना हो तो कमेंट कर दो, चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू डिस्कस कर लीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा ऑन टाइम। ठीक है? ओके, गुड लक।